नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 25 मई 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हमें 4 आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं, 2 हिंदू के और 2 इंडियन एक्सप्रेस के। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे हिंदू का मनरेगा से संबंधित। दूसरे नंबर पे हम 2 आर्टिकल्स को कंबाइन करके डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर से संबंधित। एक हिंदू का, इसमें से 2-3 पॉइंट्स निकलेंगे। एक इंडियन एक्सप्रेस का किसानों से संबंधित आर्टिकल है, वो बड़ा आर्टिकल है। इन दोनों को हम कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पर हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का एनजीओज, इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और प्राइवेट सेक्टर, इन तीनों के साथ गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन से संबंधित कोविड-19 महामारी के अगेंस्ट रिस्पॉन्स में। तो ये 4 आर्टिकल्स, 3 इश्यूज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखो एपीएमसी से संबंधित 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वैसे हमने ये आर्टिकल डिस्कस कर लिया था इसी थीम पर आधारित इंडियन एक्सप्रेस का, लेकिन 2-3 जो नए पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है, सरकार ने ये कहा कि हम एपीएमसी एक्ट में रिफॉर्म लेके आएंगे। इससे किसानों के लिए ये ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा कि उसको अपनी फसल मंडी में ही लेके आना है। किसान जहां मर्जी चाहे वहां पे अपनी फसल बेच सकता है। राइटर का कहना है, देखो इससे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार जैसे स्टेट्स में ऑलरेडी एपीएमसी एक्ट को ख़त्म कर दिया है। लेकिन हुआ क्या, वहाँ पर किसान अपनी फसल को एपीएमसी मार्केट पे तो नहीं लेके जाता, लेकिन दूसरी काफ़ी सारी प्राइवेट मंडियाँ बन गई हैं। अब पहले तो देखो ये होता था, एपीएमसी मार्केट में किसान अपनी फसल को लेके जाता था और फीस वसूली जाती थी सरकार के द्वारा, और जो फीस वसूली जाती थी उसके बाद सरकार के द्वारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता था किसानों को एपीएमसी मंडीज़ में। इवन रोड्स भी अच्छी बनाई जाती थी ताकि किसानों को मंडी में अपनी फसल लाने में कोई दिक्कत ना आए। एपीएमसी मंडीज़ में काफ़ी सारी सुविधाएं भी होती हैं, सॉर्टिंग की, ग्रेडिंग की। लेकिन हुआ अब क्या है, एपीएमसी मार्केट में किसान अपनी फसल लेके जाता नहीं है, क्योंकि बिहार में एपीएमसी मार्केट अब खत्म हो चुकी है, वो एक्ट खत्म हो चुका है। तो बहुत सारी प्राइवेट मंडियां हो गई हैं। लेकिन जो प्राइवेट मंडियां हैं वहां पर भी किसानों से एक फीस वसूली जाती है, फीस वसूल ली जाती है, लेकिन कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड किया जाता, और वहां पर भी कार्टेल जैसा बन जाता है। वहां पर भी ट्रेडर्स जो हैं किसानों को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो एपीएमसी एक्ट में रिफॉर्म लाने से या फिर इस एक्ट को ख़त्म करने से किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ऐसा नहीं है। ये 2-3 पॉइंट इस आर्टिकल से इंपॉर्टेंट थे जो हमने एक्सट्रैक्ट करके डिस्कस किए। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल मनरेगा स्कीम से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। जिन रीज ने ये आर्टिकल लिखा है, देखो हाल ही में टीवी स्क्रीन्स पर, सोशल मीडिया पर हम सब ने माइग्रेंट वर्कर्स की दुर्दशा को देखा, उन्हें कितनी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा। लेकिन राइटर कहते हैं एक्चुअल में देखो हालात जो हैं इससे भी ज़्यादा बुरे हैं। अजीज़ प्रेमजी यूनिवर्सिटी और दूसरे इंस्टीट्यूशंस ने मिल के एक सर्वे कंडक्ट किया था पुअर रीजन्स में, जहाँ पर गरीबी ज़्यादा है। सर्वे में पाया गया 74%, मतलब मान लीजिए 100 लोगों से सर्वे किया गया था, तो 74 लोगों ने ये माना कि हम पहले के अपेक्षाकृत कम फूड कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब लॉकडाउन के बाद और लॉकडाउन से पहले दोनों सिचुएशन को कंपेयर करें तो हम कम खाना खा रहे हैं। इवन देखो बहुत सारे लोग जो पहले गरीबी रेखा से थोड़ा सा ऊपर आते थे, आज वो गरीबी रेखा के नीचे जा चुके हैं। लेकिन अच्छी बात ये है हमारे पास अच्छा खासा अनाज उपलब्ध है, और पीडीएस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध हो रहा है इन गरीब लोगों को राहत पहुँचाने के लिए। जिन लोगों से सर्वे कंडक्ट किया गया था 86% लोगों ने माना कि हाँ, हम पीडीएस सिस्टम से फूड ग्रेन प्राप्त कर रहे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम ये किया है, जो ये कोटा है बेनिफिशरीज का इस पीडीएस स्कीम में, उसको डबल किया है 3 महीने के लिए। तो जीन रीज कहते हैं इसे आप एक्सटेंड कर दीजिए और 3 महीने के लिए। लेकिन एक खास बात, 500 मिलियन जो लोग हैं वो देखो अभी भी पीडीएस के थ्रू फूड ग्रेन नहीं प्राप्त कर रहे हैं। और वैसे भी देखो पीडीएस सिस्टम जो है वो इंसान को भुखमरी से तो बचा सकता है, लेकिन ये नहीं इंश्योर कर सकता कि हर एक पर्सन एडिक्वेट न्यूट्रिशन अपनी डाइट में कंज्यूम करें। और इसके अलावा देखो
इंसान की ज़रूरतें सिर्फ खाने तक सीमित नहीं होती हैं, और भी काफ़ी सारी ज़रूरतें होती हैं जीवन में। लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो डेली वेजर्स हैं उनकी इनकम तो एकदम से जैसे रुक सी गई है। ऐसी सिचुएशन में कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा ये मांग की जाती है कि आप डायरेक्टली गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफ़र कर दो। फॉर एग्जांपल 5,000 रुपये या फिर 7,000 रुपये या फिर 10,000 रुपये, इस प्रकार की रकम। लेकिन देखो, ऐसा करने के लिए क्योंकि सरकार के पास तो इतना पैसा मौजूद है नहीं, नोट्स को प्रिंट करना पड़ेगा, नोट छापने पड़ेंगे। लेकिन नोट छापने पड़ेंगे तो इससे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ने का डर है, और दूसरा फिस्कल डेफिसिट भी हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि रेवेन्यू गवर्नमेंट को ज़्यादा प्राप्त हो नहीं रहा है। जीएसटी तो 3 महीने के लिए सरकार ने डिले भी कर दिया कि जून तक किसी को अभी फ़िलहाल जीएसटी फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। इवन इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो भी गवर्नमेंट ने शायद नवंबर तक इंक्रीज़ कर दी है। तो फिस्कल डेफिसिट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हमारे देश की इकोनॉमी की रेटिंग्स को घटा देंगी, इससे इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। तो इसलिए सरकार नहीं चाहती कि डायरेक्टली बेनिफिशरीज़ को पैसा दिया जाए। इसीलिए सरकार ने काफ़ी सारे कदम उठाए हैं, जैसे एमएसएमईज़ को 3 लाख करोड़ का क्रेडिट अनाउंस किया गया है। ये देखो लोन है, मतलब लौटाना पड़ेगा एमएसएमईज़ को। हो सकता है कुछ एमएसएमईज़ ना लौटा पाएँ, लेकिन फिर भी सरकार को अपना पैसा तो वापस मिलेगा ना। अब पॉइंट ये है, एमएसएमईज़ को राहत पहुंचाई गई है आपके द्वारा, और भी काफ़ी सारे प्रोविजंस किए गए हैं 20 लाख करोड़ के पैकेज में, ताकि डिमांड क्रिएट हो और जॉब्स का लॉस ना हो। बट देखो, ज़्यादातर ये जो प्रोविजंस है ना, इनका फ़ायदा होने में थोड़ा समय लगेगा। अभी आवश्यकता ये है कि गरीब लोगों को इमीडिएट राहत पहुंचाई जाए। जैसे माइग्रेंट वर्कर्स जो अपने अब होम स्टेट में जा चुके हैं, उनको वहाँ पे जॉब प्रोवाइड करनी होगी होम स्टेट में। तो इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए मनरेगा जो स्कीम है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। मनरेगा स्कीम जो कि एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है, मतलब अगर कोई पर्सन एलिजिबल है इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए, वो जाता है लोकल अथॉरिटीज़ के पास, मुझे काम चाहिए, तो काम देना पड़ेगा। अगर काम नहीं दिया जाता है तो वेजेस देने पड़ेंगे। डिमांड पे डिपेंड करती है ये स्कीम। प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी हैं, बहुत सारे लोगों को देखो अभी भी पता नहीं है इस स्कीम के बारे में। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जो रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पे अभी भी इस स्कीम की पूरी जानकारी नहीं है। और इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि देखो कोई मिडिल मैन है, बिचौलिया है जो कमीशन खाता है मनरेगा स्कीम में, या फिर सरपंच है। सरपंच एक प्रकार से अपनी गुडविल बनाना चाहता है काम दिलवा के, या फिर कोई लोकल ऑफिशियल है जिस पर सरकार का प्रेशर है कि आप मनरेगा की बेनिफिशरीज की संख्या को इंक्रीज़ कीजिए। ऐसे लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रयास करते हैं कि मनरेगा के तहत हमारे गांव में काम हो, जबकि जो वर्कर्स हैं उनकी तरफ से डिमांड कम आती है क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती, जानकारी नहीं है। दूसरा, पहले क्या होता था, वर्कर्स जा सकते थे सीधा साइट पर और स्पॉट पर रजिस्टर करवा सकते थे अपने आप को कि आज सुबह सुबह जैसे कोई वर्कर चला गया, मुझे आज इस साइट पर काम चाहिए, तो काम मिल जाता था। लेकिन अब देखो प्रॉपर ई मस्टर तैयार होता है, मतलब पहले से अप्लाई करना पड़ता है, फॉर्म फिल करना पड़ता है, तब जाके पर्टिकुलर साइट पर काम मिलता है। हाथों हाथ काम नहीं मिलता, मतलब आप सीधा उस साइट पर चले जाओ कि आज मुझे काम करना है, काम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तीसरा देखो, वेजेस मनरेगा स्कीम में काफ़ी कम है। पहले मिनिमम 182 थे, अब गवर्नमेंट में 20 रुपये इंक्रीज़ कर दिए हैं, मिनिमम 202 हो गए हैं। चौथा पॉइंट, अभी देखो पैसा जो है वो डायरेक्टली मनरेगा वर्कर्स के बैंक अकाउंट में जाता है, लेकिन राइटर सजेशन ये देते हैं कि आप कैश पेमेंट कर दो। तर्क ये दिया जाता है डायरेक्टली अकाउंट्स में पैसा डालने का, इससे करप्शन और जो लीकेजेस हैं वो कम हो जाएंगे। लेकिन राइटर का ये मानना है, पहले देखो जो लोग लोकल लेवल पे करप्शन करते थे वो पेपर्स में गड़बड़ी करते थे, अब वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा में गड़बड़ी करते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है। और अगर कैश पेमेंट मिलती है मनरेगा वर्कर्स को तो उनको थोड़ा ज़्यादा इंसेंटिव रहेगा।
मतलब आज काम किया, शाम को कैश में पेमेंट मिल गई। तो इसलिए मनरेगा वर्कर्स को रुकना नहीं पड़ेगा, उन्हें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि कब बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। बैंकों में अननेसेसरी भीड़ भी नहीं लगेगी और जो बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट हैं उनके ऊपर भी मनरेगा वर्कर्स को डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। और काफ़ी बार तो देखो, मनरेगा वर्कर्स जब जाते हैं बैंक में अपना पैसा निकलवाने के लिए, तो बैंक खाते में काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे केवाईसी पूरी नहीं हुई तो मनरेगा वर्कर्स को काफ़ी भटकना पड़ जाता है। मतलब जो उन्होंने काम किया है, जो उनका हक है, वो भी हासिल करने के लिए उन्हें काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कैश पेमेंट ज़्यादा अच्छा रहेगा, कम से कम फ़िलहाल की महामारी की सिचुएशन में। नेक्स्ट पॉइंट, अभी आप एक प्रोविज़न ये करो, हर एक गांव में कम से कम एक मेजर साइट होनी चाहिए जहां पर मनरेगा का काम चल रहा हो। आप इसके साथ साथ मनरेगा स्कीम में जो जो काम अलाउड हैं उसके दायरे को आप एक्सपेंड कर दीजिए। मतलब जो जो काम किए जा सकते हैं मनरेगा स्कीम में, उन कामों की लिस्ट को आप एक्सपेंड कर दीजिए। ग्राम रोजगार सेवक को हायर कीजिए, ये एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट होते हैं, मदद करते हैं मनरेगा वर्कर्स की। मनरेगा स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की प्रोसेस को आप आसान बना दीजिए। पैरा टीचर्स को मोबिलाइज कीजिए ताकि वो वर्क एप्लीकेशंस को जल्द से जल्द प्रोसेस कर सकें। इसके साथ साथ लास्ट में एक सजेशन ये दिया जाता है राइटर के द्वारा। वैसे देखो, 2020-21 में सरकार ने मनरेगा के लिए ज़्यादा फंड एलोकेट किया है, 1 लाख करोड़। लेकिन स्कीम का स्वरूप कुछ ऐसा है, जैसा शुरुआत में हमने डिस्कस किया, ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है। मतलब कोई ऊपर का कैप तो हो ही नहीं सकता, लिमिट तो हो ही नहीं सकती इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मतलब जितने लोग आएंगे मनरेगा स्कीम में काम करने के लिए, उनको काम देना ही पड़ेगा सरकार को, या फिर वेजेस देने पड़ेंगे कंपनसेशन के लिए। तो फिर अगर ज़्यादा लोग आएंगे तो बेशक चाहे आंकड़ा 1 लाख करोड़ से ऊपर बढ़ जाए, स्कीम को तो इम्प्लीमेंट करना ही है ना। जो डिमांड आई है उसे तो पूरा करना ही पड़ेगा, ये तो स्कीम में लिखा ही हुआ है। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर के द्वारा ये बोला जाता है, देखो ये समय जो है बहुत सारे लोगों के लिए लाइफ और डेथ का समय है। तो आवश्यकता ये है इस स्कीम में आवश्यक बदलाव सरकार लेकर आए ताकि इस स्कीम को वर्कर्स की वेलफेयर के लिए और भी ज़्यादा बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा सके। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एग्रीकल्चर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इवन महामारी के आने से पहले भी एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे देश के किसान काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे थे, जैसे क्लाइमेट चेंज का असर, कन्फ्लिक्ट विद वाइल्ड लाइफ, यानी जानवर कहीं कहीं पर फसल को बर्बाद कर देते हैं। नई जो टेक्नोलॉजी आई है इसको अडोप्ट करने में किसानों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे इलाकों में इरिगेशन की फैसिलिटी काफ़ी अपर्याप्त है। ऑलमोस्ट 60% हमारा देश का एरिया ऐसा है जहाँ पे इरिगेशनल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं हैं। एपीएमसी मार्केट में सरकार ने हालांकि रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं, लेकिन जैसा शुरुआत में हमने डिस्कस किया, एपीएमसी एक्ट में रिफॉर्म करने से समस्याएं सोल्व नहीं होने वाली हैं। इवन बहुत सारी जगहों पर अनसाइंटिफिक एंड अनसस्टेनेबल क्रॉप पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है किसानों के द्वारा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जहाँ पानी की कमी है वहाँ भी किसानों के द्वारा पैडी की या फिर शुगर केन की खेती कर दी जाती है, तो ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। रिजल्ट ये निकलता है कि ग्राउंड वाटर का लेवल जो है काफ़ी कम हो गया है। लैंड रिकॉर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ियाँ हैं, बहुत सारी जगहों पर तो लैंड रिकॉर्ड्स हैं ही नहीं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स जिनका सामना किसान पहले भी कर रहे थे। और अब तो देखो, महामारी की वजह से सप्लाई चेन जो है वो बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हो गई है। परिणाम ये निकला है, कोलार जैसी जो बहुत बड़ी बड़ी मंडियां हैं वहाँ पर भी किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं, खास करके पेरिशेबल आइटम्स के। अब पेरिशेबल आइटम जैसे फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, इनको तो देखो किसानों को बेचना ही पड़ता है क्योंकि स्टोरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त नहीं है, एडुकेट नहीं है, तो किसानों को इन फसलों को मजबूरी में उसी समय बेचना पड़ता है। लेकिन 1 किलोग्राम
टमाटर को उगाने की कॉस्ट आई 10 रुपये, लेकिन फिर भी किसान को 6 रुपये प्रति किलोग्राम टमाटर को बेचना पड़ रहा है और कोई चारा भी नहीं है। सरकार ने वैसे देखो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वाली स्कीम भी चलाई है किसानों को राहत पहुंचाने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएम किसान स्कीम चलाई है, 1 साल में 3 इंस्टॉलमेंट्स में किसानों को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ साथ अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग स्कीम्स हैं। जैसे हाल ही में छत्तीसगढ़ की सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना स्कीम चलाई। इस स्कीम का फ़ायदा होगा छत्तीसगढ़ के 18 लाख राइस, मेज और शुगर केन के किसानों को। पर एकड़ 10,000 से लेकर 13,000 डायरेक्टली कैश ट्रांसफ़र किया जाएगा किसानों के खाते में। और देखो छत्तीसगढ़ पहला ऐसा स्टेट नहीं है जिसने ये स्कीम चलाई है। जैसा हमने डिस्कस किया, इस प्रकार की ऑलरेडी स्कीम है पीएम किसान स्कीम, और तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन सभी स्टेट्स में अलग अलग नामों से इस प्रकार की स्कीम्स चल रही हैं। जैसे उड़ीसा की स्कीम का नाम है कालिया। बट देखो इन स्कीम्स में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, लैंड रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ियों वाला है। दूसरा, इस स्कीम का सीधा सीधा फ़ायदा मिलता है किसानों को, लेकिन टीनेंट्स और जो लैंडलेस मजदूर हैं जिनके पास अपना कोई खेत नहीं है, वो दूसरों के खेत में जाके काम करते हैं। बोलती तो हैं विभिन्न सरकारें कि इनको लाभ मिलेगा, लेकिन देखो लाभ पहुंचाना आसान नहीं है। जैसे छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी बोला है कि हम लैंडलेस लेबरर को भी लाभ पहुंचाएंगे इस स्कीम का। बट देखो बहुत सारे जो मजदूर होते हैं वो सीजनल बेसिस पे आते हैं, खेत में काम करते हैं, लौट जाते हैं, उनका तो प्रॉपर रिकॉर्ड भी नहीं होता, तो कैसे आप उनको राहत पहुंचाओगे। दूसरा देखो टीनेंट्स कौन होते हैं। जैसे ए का खेत है, ए पर्सन के पास खेती योग्य ज़मीन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ए का मन नहीं है, ए कुछ और करना चाहता है, तो वो अपनी ज़मीन को दे देता है बी को। ज़मीन ए की है, उसने कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया बी को कि आप 1 साल के लिए मेरी ज़मीन पर खेती कीजिए और मुझे इसके बदले में आप 1 लाख रुपए दे दीजिए। तो बी कौन हुआ? बी हुआ टीनेंट। अब देखो ये जो स्कीम्स है ना, जैसे कालिया स्कीम उड़ीसा की, ये न्याय स्कीम छत्तीसगढ़ की, प्रधानमंत्री किसान स्कीम, इन स्कीमों का लाभ टीनेंट को भी सीधा सीधा नहीं हो पाता। क्यों? सरकार बोलती तो है हम प्रोविज़न करेंगे कि टीनेंट्स को भी लाभ हो, बट देखो हमारे देश में जो लीज वाले एक्ट्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टीलर की फेवर में डाइवर्टेड हैं। टीलर मतलब जो एक्चुअल में खेती करता है, यानी टीनेंट्स। तो आपको लगा होगा अरे ये तो फ़ायदे की बात है ना, अगर लाज उनके पक्ष में ओरिएंटेड हैं। फ़ायदे की बात तो देखो है, लेकिन नुकसान ये हो जाता है कि प्रोविजंस कई इतने सारे सख्त हैं, जिसकी ज़मीन है ना वो लिखित में कॉन्ट्रैक्ट साइन करता ही नहीं है, वो ओरल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। जो विश्वास के बेसिस पे हमारे समाज में कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं कि भाई 1 लाख रुपए दे देना और आप मेरी ज़मीन को जोतिए। लिखित में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो टीनेंट्स की पहचान कैसे होगी? पहचान नहीं होगी तो इन स्कीम्स का लाभ कैसे पहुंचेगा? ये दिक्कत है। सरकार कहती है हमारे देश में 10% टीनेंट्स हैं, लेकिन एक्चुअल में संख्या 25 से 30% है, और कहीं कहीं पर यह संख्या बढ़ के 50% भी हो जाती है। इस फेनोमेनन को नाम दिया जाता है एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। मतलब एक्चुअल में जिसकी ज़मीन है वो एब्सेंट है, वो खुद से खेती नहीं कर रहा है, उसने अपनी ज़मीन किसी को ठेके पे दे रखी है। तो कैसे इन समस्याओं को एड्रेस किया जा सकता है? राइटर एक अच्छा सॉल्यूशन बताते हैं। राइटर कहते हैं आप लैंड लीज से संबंधित जो लाज हैं, यानी लैंड लीजिंग लाज हैं, उनमें सबसे पहले आप रिफॉर्म लेके आइए, ताकि अगर किसी लैंडलॉर्ड ने ज़मीन लीज पे दी है किसी टीनेंट को और टर्म पूरा हो जाता है, मान लीजिए 1 साल पूरा हो जाता है, तो आप टीनेंट को अपनी ज़मीन से हटा सकते हो, बोल सकते हो कि नहीं अगले साल मुझे आपको ठेके पे नहीं देनी ज़मीन। देखो ये प्रैक्टिकल है। अगर ऐसा होगा तो जो लैंडलॉर्ड है वो भी लिखित में कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने लगेंगे, उनका डर खत्म हो जाएगा। अभी तो बहुत ज़्यादा, जैसा शुरुआत में हमने डिस्कस किया, ओरिएंटेड हैं लैंड लीजिंग लाज टीनेंट्स के पक्ष में। थोड़े प्रैक्टिकल रिफॉर्म्स हमें लेके आने पड़ेंगे, और जब तक ये रिफॉर्म्स नहीं आते हैं
आप रेडियो पे, न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स पे थोड़ी जागरूकता लेके आइए, ताकि जो टेनेंट्स हैं वो भी अपने लैंडलॉर्ड से रिक्वेस्ट करें कि भैया सरकार ये जो स्कीम्स चला रही हैं इनका लाभ हमें भी मिलना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में तो खेती हम कर रहे हैं ना, आप तो एब्सेंट हो। या तो आप इनका लाभ हमें लेने दीजिए, या फिर आप जो रेंट हमसे ले रहे हो ज़मीन पर खेती करने के लिए, आप उस रेंट में कटौती कीजिए, कम कीजिए उस रेंट को। इसके बाद एक जो सॉल्यूशन बताते हैं राइटर, वो भी काफ़ी अच्छा है। राइटर कहते हैं आप मनरेगा स्कीम को सिंक्रोनाइज कर दीजिए फार्म ऑपरेशंस के साथ। अभी देखो, वैसे मनरेगा स्कीम में ये प्रोविज़न है, लेकिन सिर्फ इतना प्रोविज़न है, अगर किसी एससी या फिर एसटी कम्युनिटी के पर्सन का कोई खेत है या फिर कोई मार्जिनल फार्मर है, वहाँ पे मनरेगा स्कीम के तहत काम हो सकता है। इससे दोनों को फ़ायदा हो जाएगा, मनरेगा वर्कर को काम मिल जाएगा, और एससी और एसटी कम्युनिटी के पर्सन का खेत था, उसके खेत में मुफ्त में काम हो जाएगा। तो दोनों इंपावर होंगे, बेनिफिशियरी भी इंपावर होगा, और एससी और एसटी कम्युनिटी का पर्सन या फिर मार्जिनल फार्मर जिसके खेत में काम हुआ है फ्री में, वो भी इंपावर होगा। लेकिन आप थोड़ा और बेहतर ढंग से सिंक्रोनाइजेशन कीजिए। फार्म ऑपरेशंस चल स्कीम, मनरेगा स्कीम की सहायता से ऐसा अगर आप प्रोविज़न करते हो बड़े स्केल पर, तो ना सिर्फ किसानों को फ़ायदा होगा, बल्कि मनरेगा वर्कर्स के लिए भी ज़्यादा काम उपलब्ध होगा। और हमने तो पहले वाले आर्टिकल में ये डिस्कस किया ही था कि मनरेगा स्कीम को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या होगा? मेन दिक्कत क्या थी? एक बड़ी दिक्कत ये थी ना कि जो लैंडलेस मजदूर हैं उनको राहत कैसे पहुंचाई जाए, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए पीएम किसान जैसी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर लोकल लेवल पे पटवारी पर या फिर सरपंच पर यह काम छोड़ दिया जाएगा, तो जैसा आपको पता है करप्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, और जो मजदूर हैं इनके रहमो करम पर निर्भर हो जाएंगे। लेकिन अगर मनरेगा स्कीम को सिंक्रोनाइज कर लिया जाता है फार्म ऑपरेशंस के साथ, तो लैंडलेस लेबरर को आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। समझ गए? लास्ट में एक और बात राइटर के द्वारा बोली जाती है, ये जो इनकम सपोर्ट स्कीम्स हैं जैसे पीएम किसान स्कीम या फिर स्टेट लेवल पे जो अलग अलग स्कीम्स चल रही हैं, इनको आप मनरेगा स्कीम के साथ, प्राइस सब्सिडी स्कीम के साथ, जैसे फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और पावर पर सब्सिडी दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, इन सभी स्कीम्स को आपस में आप मर्ज कर दो। अगर हम काउंट करें इन सभी स्कीम्स को चलाने पर खर्च कितना आता है, ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़। इस 5 लाख करोड़ की सहायता से आप गरीब लोगों के लिए एक अच्छा खासा बेसिक इनकम कवर तैयार कर सकते हो, और यही आज के समय में महामारी की सिचुएशन में इसकी आवश्यकता है। मार्केट को आप फ्रीली ऑपरेट करने दो। अगर आप देखो गरीब लोगों को एक बेसिक इनकम प्रोवाइड कर देते हो, फिर तो मार्केट में सरकार को इंटरफेरेंस करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमने एक इनोवेटिव सॉल्यूशन डिस्कस किया, कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में फिलहाल रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल पावर ऑफ पार्टनरशिप के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत, उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। वो देखो शुरुआत में बोलते हैं, कोविड-19 की महामारी आने के बाद गवर्नमेंट ने एक बात रियलाइज़ की, ये महामारी ऐसी है कि अकेले गवर्नमेंट के एफर्ट से हम इस महामारी से नहीं लड़ सकते। आवश्यकता ये है एनजीओज, प्राइवेट सेक्टर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब भी अपना अपना रोल प्ले करें इस महामारी से लड़ने के लिए। तो काफ़ी सारे जो एम्पावर्ड ग्रुप्स सरकार के द्वारा बनाए गए थे इस महामारी के खिलाफ रिस्पॉन्स के लिए, उनमें से एक एम्पावर्ड ग्रुप का काम ये था इन सब के बीच कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना। एनजीओज, प्राइवेट सेक्टर्स, इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो देखो लोकल लेवल पे इंडिया में काम करती हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक, WHO और भी काफ़ी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो एक एक करके हम सबका रोल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनजीओ स्कीम। महामारी आने के बाद 92,000 एनजीओज को बोला गया है कि आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ मिल के काम कीजिए, ताकि मिलकर रिस्पॉन्ड किया जा सके इस महामारी के अगेंस्ट। इवन सभी स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज को बोला गया कि आप एनजीओज के साथ एंगेज कीजिए इस महामारी के अगेंस्ट रिस्पॉन्स और रिलीफ एफर्ट्स में।
देखो, एनजीओज ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं तो उनको ग्राउंड लेवल का ज़्यादा पता होता है, और इसका रिजल्ट ये निकला, एनजीओज ने काफ़ी अच्छा काम किया। चाहे कम्युनिटी किचन से इस्टाब्लिश करने की बात हो, प्रिवेंशन के बारे में जागरूकता फैलाने की बात हो, जो बेघर लोग हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करने की बात हो, या फिर एनजीओज के काफ़ी सारे वॉलंटियर्स की हेल्प ली गई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा क्वारंटीन सेंटर इस्टाब्लिश करने में, क्वारंटीन सेंटर को ऑपरेशनलाइज करने में। एनजीओज का कंट्रीब्यूशन अलग अलग लैंग्वेजेस में जागरूकता फैलाने में भी काफ़ी ज़्यादा रहा। तो कुल मिला के एनजीओज की अगर हम बात करें, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे अक्षय पात्रा, रामाकृष्णा मिशन, टाटा ट्रस्ट, पीरामल फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, एक्शन एड, काफ़ी सारे हैं, आप नाम देख सकते हो। और इनका नाम आप एथिक्स में या फिर जीएस पेपर 2 में एग्जाम्पल के तौर पर लिख भी सकते हो। काफ़ी बार देखो, मान लीजिए ऐसी केस स्टडी ही आ जाती है कि आप डीएम हो और इस प्रकार की एक महामारी आई है, तो आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा। तो इस प्रकार के आर्टिकल्स से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कैसे आप कोऑर्डिनेशन इस्टाब्लिश करते हो एनजीओज के बीच, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच और इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच। तो इस प्रकार से हमने एनजीओ की बात की, ये एग्जांपल्स आप वैल्यू एडिशन के लिए कुछ लिख सकते हो। अब बात करें प्राइवेट सेक्टर की, देखो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि कैसे विभिन्न स्टार्टअप्स ने अपना अपना रोल प्ले किया इस महामारी के अगेंस्ट लड़ाई में। जैसे AGVA, ये एक स्टार्टअप है, इन्होंने वेंटिलेटर को डेवलप किया बहुत कम कॉस्ट पर, बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल, बहुत ही ज़्यादा कम पावर यूज़ करने वाला और बहुत ही ज़्यादा कम ट्रेनिंग देने की आवश्यकता। इस प्रकार के काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे बायो डिज़ाइन, इन्होंने एक रोबोटिक प्रोडक्ट को डेवलप किया जिसका नाम था रेस्पर एड। ये मैनुअल वेंटिलेटर्स को मैकेनाइज करता है, यानी मैनुअल जो वेंटिलेटर है वो मशीन की सहायता से चलते हैं। कायनाट, इन्होंने पोर्टेबल वेंटिलेटर्स को डेवलप किया जो एक ही समय पर 2 पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्ट इन बैटरी है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, स्टेरिलाइजर कैबिनेट है। तो मतलब इस प्रकार के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। सारे आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही पॉइंट के बदले में आप 10 एग्जाम्पल्स नहीं दे सकते ना। 2-3 एग्जाम्पल आप लिखोगे, मेन तो वैसे देखो 2 एग्जाम्पल भी लिख दोगे वो भी बहुत है। इसमें तो 10 एक एग्जाम्पल दिए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कोई स्टार्टअप है, उसने थर्मल इमेजिंग कैमरा को डेवलप किया, उस स्टार्टअप का नाम था स्टैकू। इससे बड़े स्केल पे स्क्रीनिंग की जा सकती है कोविड-19 का पता लगाने के लिए बहुत कम कॉस्ट पर। मतलब टेम्परेचर अगर किसी का ज़्यादा है तो थोड़ा सा अंदाज़ा मिल जाता है ना, इस पर्सन के टेस्ट करने की आवश्यकता है, टेम्परेचर ज़्यादा है, फीवर की संभावना है। जियो फेंसिंग से संबंधित एप्लीकेशंस भी डेवलप की गई। तो देखो ये सारे स्टार्टअप्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, इनके काम से क्या पॉसिबल हो पाया। इस महामारी से पहले हमारे देश में PPEs यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स और N95 मास्क ये बिल्कुल प्रोड्यूस होते ही नहीं थे, ना के बराबर। लेकिन अब हमारे देश में 104 डोमेस्टिक फर्म्स ऐसी हैं जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाती हैं। 4 मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स ऐसी हैं जो N95 मास्क बनाती हैं। डेली बेसिस पे 2.5 लाख के आसपास PPEs हमारे देश में मैन्युफैक्चर होते हैं और 2 लाख N95 मास्क। तो ये हमने दूसरे नंबर पे बात की प्राइवेट सेक्टर की। तीसरे नंबर पे बात करें हम इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की। इसके बारे में वैसे आर्टिकल में ज़्यादा लिखा नहीं गया है, सिर्फ एक लाइन बोली जाती है कि ये जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इंडिया में अलग अलग लेवल पर पिछले काफ़ी समय से काम करती आई हैं और इनका भी सहयोग लिया गया सरकार के द्वारा। सरकार ने भी इनके साथ कोऑर्डिनेशन इस्टाब्लिश किया ताकि एफर्ट्स की जो डुप्लिसिटी है उसे रोका जा सके। देखो अगर कोऑर्डिनेशन होता है ना सबके बीच में तो ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। मान लीजिए एक ज़िले में सरकार भी खाना प्रोवाइड कर रहा है, एनजीओ भी खाना प्रोवाइड कर रहा है, और जबकि उसी ज़िले में दूसरी जगह पे खाना कम मिल रहा है, तो यहाँ पे तो डुप्लिसिटी ऑफ एफर्ट्स है। लेकिन कोई जगह ऐसी हैं जहाँ पे खाना मिल ही नहीं रहा है, तो सरकार बोल सकती है एनजीओ को कि भैया यहाँ तो हम प्रोवाइड कर लेंगे, आप उस जगह पे प्रोवाइड कर दीजिए। इस प्रकार का कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा रहता है, जनता का वेलफेयर ज़्यादा बेहतर ढंग से सुनिश्चित किया जा सकता है। लास्ट में आर्टिकल एक बात ये बोलते हैं, ये देखो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल सेट हुआ इस बार किस प्रकार से वेरियस स्टेक होल्डर्स के बीच कोऑर्डिनेशन देखने को मिला और सरकार की जो भूमिका रही
वो मेनली फैसिलिटेटर की रही, मीडिएटर की रही। तो इस एग्जाम्पल को हम ले सकते हैं आने वाले दिनों में मेक इन इंडिया जो हमारा प्रोग्राम है उसे और ज़्यादा सफल बनाने के लिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया कोविड-19 के अगेंस्ट विभिन्न स्टेक होल्डर्स के बीच कोऑर्डिनेशन से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।